Hello and welcome back to JK Study for Civil Services and welcome to our crash course series for JK Bank PO and Banking Associate Examination. तो अभी हम करने जा रहे हैं आपके सिलेबस का सबसे छोटा टॉपिक एंड आपके सिलेबस का इजीएस्ट टॉपिक जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। इसमें मैं आपको एक ही टॉपिक में पूरा ब्लड रिलेशन खत्म कर दूंगा। इसमें हम इजी क्वेश्चंस भी करेंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन होता ही नहीं है। इसमें जो भी क्वेश्चन आता है वो ईजी ही होता है, क्योंकि आपको बस कुछ रूल्स याद रखने हैं, इसमें कुछ एजम्पशंस याद रखनी है। उसके बाद आपका जो भी ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा वो आप 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो आपको जैसा कि हमने हर एक चैप्टर में कुछ रूल्स बताए, कुछ यूनिवर्सल रूल्स बताए जो आपके हर एक क्वेश्चन में फिर आगे लागू होते थे, तो यहाँ पे भी आपको मैं कुछ रूल्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं, और उसके बिना पे आप कोई भी क्वेश्चन दुनिया में उठा लो ब्लड रिलेशन का, वो गारंटीड आपका सॉल्व हो जाएगा। बस आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं और हमेशा आप उस मेथड से ही ब्लड रिलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पे आपको, उसके बाद हम चलेंगे आगे। तो पहले हम देखेंगे ब्लड रिलेशन में हमारा होता क्या है। देखो, हम अक्सर कहते हैं कि जो रिश्तेदार होते हैं वो हमारी ज़िंदगी में बड़ा कबाब में हड्डी बन जाते हैं, हमें तंग करते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो रिश्तेदारों से तंग आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपके रिश्तेदार ही आपकी हेल्प करने वाले हैं। वो आपको वहाँ पे नकल दिखाने तो नहीं आ सकते, लेकिन अगर आपको रिश्तेदारों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो उनके बिना पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहले हम देखते हैं रिश्तेदारी में हमारे यहाँ पे क्या क्या आता है। देखो, 3 जनरेशन्स होती है इसमें जनरली। तो एक जनरेशन होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन दे रहा है, तो उसको आप लोगे मिडिल जनरेशन, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर एक जनरेशन होती है अपर जनरेशन, और उसके नीचे एक जनरेशन होती है लोअर जनरेशन। तो अपर जनरेशन में कौन कौन आता है। देखो, फादर मदर तो पता ही है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, उसके ऊपर भी एक जनरेशन, तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, और अंकल एंड आंट। तो यहाँ पे आपको एक फ़ायदा है कि देखो, उर्दू में अगर हम बोलते हैं पूफी मासी, ऐसे मामा चचा, तो ये सब हम अंकल्स के लिए और आंट्स के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, कोई भी हो आपके फादर और मदर के बगैर आपकी सेकंड जनरेशन में, तो वो बनता है वो बनता है आपका अंकल, और वो बनती है आपकी आंट। इसमें आपको मामा हो चाचा हो जो भी हो, मेल अगर है तो अंकल बनेगा, और फीमेल अगर है तो आंट बनेगी। तो इसको आपको मामा चाचा वगैरह रखने की याद रखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हो गया हमारा अपर जनरेशन ख़त्म। उसके बाद मिडिल जनरेशन क्या है, जिसकी बात अभी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में हो रही है। तो उस जनरेशन में कौन आएगा, पहले तो तुम खुद आओगे, उसके बाद ब्रदर्स सिस्टर्स और कजन्स, तो जितने भी आपकी जनरेशन के होंगे वो आएंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद लोअर जनरेशन में क्या आएगा, देखो सन डॉटर निफ्यू एंड नीस। तो इसमें तो पता ही आपको, या तो आपकी बेटी बेटियां आएंगी या उनके कजन्स, मतलब आपकी निफ्यू या नीस आएगी। तो ये थी आपकी जनरेशन्स। मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा दिमाग भी चलाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस कुछ कुछ रूल्स याद रखो, उसके बिना पे कोई भी क्वेश्चन उसमें सॉल्व होगा। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो, ये प्रोसीजर आप याद रखोगे, आप मैं गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन उसके बाद ब्लड रिलेशन का उठाओ वो आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपको बस ये रूल अप्लाई करना है। तो रूल क्या है, पहले आपने देखा इसमें फैमिली हायरार्की ट्री जो है, जो मैंने आपको बताया 3 जनरेशन्स होती है। तो जनरेशन्स के बीच में मूव आप करते हो एरोज से, ठीक है। तो वो तो आपका रूल नंबर 1 था कि फैमिली ट्री जो है वो बनानी है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड क्या है, आप जेंडर्स को हमेशा मार्क करोगे। मेल के लिए आप कोई मार्क लोगे और फीमेल के लिए कोई मार्क लोगे। तो मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, हमेशा मेल को प्लस लिखता हूँ और फीमेल को माइनस लिखता हूँ। इससे क्या होता है, फिर आगे कन्फ्यूजन नहीं होता है, कितना भी लंबा वो क्वेश्चन दे हमें तब भी नज़र रखे रहेगी डेटा पे कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो मेल को प्लस से मार्क कर दो, फीमेल को माइनस से, या अगर आपको अपने हिसाब से कुछ कन्वीनियंट लगे तो वो मार्क कर दो। उसके बाद रूल नंबर 3, रिलेशनशिप जब भी आप रिप्रेजेंट करोगे, सपोज मैं बोलूँगा एम इज़ द फादर ऑफ एन, तो एम जो है वो फादर है एन का, तो मैं ऐसे एरो नीचे की तरफ, क्योंकि 2 जनरेशन है, तो इसमें क्या करेंगे, देखो एम अगर फादर है एन का तो एम में प्लस करेंगे। ये तो सेकेंड वाला रूल आ गया इसमें। तो थर्ड वाला रूल क्या है, रिलेशन के साथ आप हमेशा लिखोगे नाम इस रिलेशन का। लेकिन नाम कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे एम है फादर एन का, तो यहाँ पे 2 रिलेशनशिप्स आ सकती है, एम फादर है एन का या एन है सन एम का। तो आप देखो जहाँ पे आपने एरो रखा, एरो कहाँ पे एन की तरफ है, तो इसी की रिलेशनशिप आप रखोगे इसमें। तो मतलब रिलेशन क्या है, सन। जहाँ पे एरो पॉइंट कर रहा है उसकी रिलेशन आप यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे एरो कर रहा है पॉइंट एन की तरफ, तो मतलब यहाँ पे आप लिखोगे सन।
तो जितनी भी आप फैमिली ट्री में बनाओगे रिलेशंस, उसमें आप साइड में लिखते जाओगे उस रिलेशन का नाम। क्योंकि क्या होता है कि लास्ट में आप सारा क्वेश्चन सॉल्व करके भी फिर ये कहता है कि पी क्या लगता है क्यू का, और आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप लिखते हो क्यू क्या लगता है पी का, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जब आप मार्क करके चलोगे और ये रूल आप हमेशा फॉलो करोगे, फिर आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि हमेशा मुझे ऐसे रूल फॉलो करना है, तो आप क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। तो हमेशा रिलेशनशिप का नाम रखना है। अब सपोज हमने इसी रिलेशन को अगर इस अंदाज में लिखा होता, ऐसे, एम इज़ द फादर ऑफ एन, तो एरो जा रहे अभी एम की तरफ एन से, तो मतलब हम लिखते हैं इसमें फादर। तो सिंबल सब रख सकते हो, फादर पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत है, हम छोटा सा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप रूल नंबर थर्ड याद रखोगे। रूल नंबर फोर, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट रूल यहाँ पे। रूल क्या है? नो अजम्पशंस। कोई भी अजम्पशंस आप इसमें नहीं करोगे। इसमें लोग क्या करते हैं, अक्सर फीमेल का नाम देखा तो फीमेल लिख दिया उसको, नाम देख के। लेकिन नाम देख के आपको कुछ भी नहीं लिखना है। सपोज मैं आपको कहूँगा कि रीता इज़ द सिस्टर ऑफ रवि, तो आप रीता को तो माइनस लिखोगे क्योंकि सिस्टर है, और किसकी सिस्टर है? रवि की। और इसका नाम क्या रहेगा रिलेशन का? देखो रवि की तरफ एरो है, मतलब ब्रदर, तो ऐसे आएगा। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, रवि तो लड़के का नाम है, इतना तो पता है हमें, तो इसको प्लस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे गलती करते हैं लोग। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको रूल नंबर फोर में कि आप कभी भी एजम्पशन खुद नहीं करना। हालांकि ये लड़के का नाम है, आपको पता है, आपके दोस्त भी होंगे बहुत जिनका नाम रवि है, लेकिन आप जब तक क्वेश्चन में आप नहीं देखोगे कि रवि का जेंडर क्या है, तब तक आप रवि को लड़का या लड़की मान के नहीं चलोगे। ठीक है, तो ये आपको एज्यूम नहीं करना है किसी भी चीज़ का जेंडर उसके नाम पे। चाहे सबके नाम लड़कियों के ही दिखे, लड़के के दिखे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उसका जेंडर नाम के बेस पे एज्यूम नहीं करना है। ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग आगे गलती कर देते हैं, खुद ही एज्यूम करते हैं कि ये फीमेल है और ये मेल है। ठीक है, इसके बाद कुछ रूल्स है इसमें कि इसमें क्या क्या होता है। देखो इसमें क्या होता है कि पहली बात ये कि इसमें ट्रांसजेंडर्स आपके नहीं होते, ट्रांस वाले नहीं होते। या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दो ही जेंडर है। या मेल जिसको आप प्लस लिखते हो और जिसको आप फीमेल को माइनस लिखते हो, आपके दो ही जेंडर्स हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें सेम सेक्स मैरिजेस नहीं होती है, मतलब मेल और फीमेल के बीच में ही मैरिज होगी, दो मेल्स के बीच में मैरिज नहीं होगी जैसा कि आजकल दुनिया में हो रहा है। यहाँ दो फीमेल्स के बीच में मैरिज नहीं होगी। ठीक है, मतलब जो भी नेचुरल रूल्स है वही यहाँ पे अप्लाई होते हैं। जो अब आजकल दुनिया में नई नई रूल्स जो आए हैं वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इससे, आप, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप इस रूल को लेके चलोगे आगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, क्या प्रोसीजर रहेगा। जो मैंने आपको रूल्स बताए बिल्कुल हम वही रूल्स अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और कम से कम टाइम में क्वेश्चन अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या बोल रहे हैं, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, तो मतलब बी ऊपर आएगा सेकेंड जनरेशन में, क्यू तो नीचे है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो कैसे, क्यू लिखा, फादर, तो ऊपर की तरफ बी आया इसका फादर। तो क्यू का हमें अभी तक जेंडर नहीं पता है, लेकिन बी फादर है, फादर तो मेल होगा। और यहाँ पे लिखते हैं हम एफ टी, फादर, क्योंकि बी की तरफ एरो है, इसका नाम हमने लिख दिया। ये वाला क्वेश्चन हम बड़े आराम से करेंगे क्योंकि पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं पूरे रूल समझा दूंगा, उसके बाद आप जल्दी जल्दी से बाकी क्वेश्चन कर सकते हो। तो बी है फादर, क्यू का हमने एरो लिखा बी की तरफ, बी का जेंडर हमें पता है वो फादर है तो मेल होगा, और फादर हमने लिखा यहाँ पे रिलेशनशिप का नाम। उसके बाद क्या बोल रही है, बी हैज़ ओनली टू चिल्ड्रन, बी के सिर्फ दो बच्चे हैं। तो एक कौन है, एक तो ऑलरेडी क्यू आ गया यहाँ पे, दूसरा कौन है, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर। अब हमें बोल रहा है क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, क्यू और आर मतलब ब्रदर है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा। लेकिन देखो हमने क्या किया, यहाँ पे क्यू से आर की तरफ गए, तो लेकिन हमें ये नहीं पता है कि आर का जेंडर जो है वो क्या है, तो अभी तक हम कुछ भी नहीं लिखते। लेकिन ये बोल रहा है क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, अगर क्यू ब्रदर है तो क्यू का जेंडर क्या होगा, मेल होगा। आर का हमें नहीं पता है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, आर जो है वो पी की डॉटर है। तो आर डॉटर अगर है तो इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। तो पी, पी इसके ऊपर आएगा, आर अगर डॉटर है तो आर की तरफ एरो, तो डॉटर लिखते हैं इसमें, और पी की ये डॉटर है। और क्यू और आर के बीच में क्या था, अब आर की तरफ एरो है यहाँ पे, तो मतलब सिस्टर होगी है, तो सिस लिख दिया इस पे। उसके बाद ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी,
ये बोल रहा है कोई ए है जो ग्रैंड डॉटर है पी की, एंड एस इज़ द फादर ऑफ ए। एस का बाप है कोई जो ए है। तो देखो, एस अगर ग्रैंड डॉटर है पी की, तो पी की ग्रैंड डॉटर, पी के तो दो बच्चे हैं, एक हमने देखा क्यू है उसका सन और आर है उसकी बेटी। तो अब इसके दोनों में से किसी का भी ये हो सकता है ए, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उसके बाद ये बोल रहा है एस इज़ द फादर ऑफ ए का बाप एस है। अगर क्यू का एस होता तो इसके लिए क्यू की कोई वाइफ होती, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है एस इज़ द फादर ऑफ ए का बाप है एस, मतलब बाप के लिए क्या करना होगा, बाप यहाँ पे आएगा इसका, वो आएगा एस, और एस को हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये बोल रहा है ये बाप है ए का। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जब भी आपका मैरिज वाला हो रिलेशनशिप, तो मैरिज को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे दोनों की तरफ, और जब आप उसमें प्लस ए को लिखोगे माइनस ए को लिखोगे, आपको समझ आ जाएगा कि ये हस्बैंड और वाइफ है। तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब दो एरोज दोनों की तरफ रखोगे, ये आप मैरिज के लिए सिंबल यूज़ करोगे। अब ये क्या बोल रहा है, एस इज़ द फादर ऑफ ए। तो एस अगर फादर है ए का, तो एस की तरफ एरो रखेंगे और इसमें लिखेंगे हम फादर, और नीचे आ गया ए का जेंडर हमें नहीं पता है। ये बोल रहा है हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू, तो आई नहीं है यहाँ पे। ये बोल रहा है हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू। अब ये एस क्या लगता है क्यू का, तो देखो आर और क्यू आपस में क्या है, भाई बहन, और ये एस क्या है, ये आर का हस्बैंड है। तो क्यू का क्या लगेगा ये उसके हिसाब से, क्यू की बहन का हस्बैंड। तो बहन का हस्बैंड उसको क्या हम कहते हैं, उसे हम कहते हैं ब्रदर इन लॉ। तो इसका आंसर आएगा आपका ब्रदर इन लॉ। तो ये हो गया, ऐसे हम सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चन को। जितने भी रूल्स हमने इससे पहले किए हैं, जो हमने पढ़े हैं, तो वो हमने यहाँ पे सारे अप्लाई किए। रिलेशनशिप्स के नाम लिखो साइड में, एरोज जहाँ की तरफ जाते हैं उस रिलेशन का नाम रखो, जेंडर्स को रिप्रेजेंट करो प्लस और माइनस से, और उसके बाद आपका कोई भी इसमें क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इस पे क्या है। ये कह रहा है कि रघु एंड बाबू आर ट्विंस। ट्विंस क्या होते हैं, या तो भाई बहन हो सकते हैं, या दो भाई हो सकते हैं, या दो बहनें हो सकती है। तो अभी हमें कुछ भी नहीं पता है, तो हम एज्यूम करते हैं कि रघु एंड बाबू और ट्विंस, इनका जेंडर नहीं पता है, तो मतलब ये सिबलिंग्स है। तो यहाँ पे आएगा रघु, आर जी लिखेंगे उसको, और बाबू, तो उसको बी बी लिखेंगे हम। उसके बाद बाबू सिस्टर इज़ रीमा, बाबू की बहन है रीमा, तो एरो रीमा की तरफ जाएगा। बहन है वो क्योंकि, तो उसको माइनस आएगा, और इसको हम यहाँ पे सिस्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, SIS। शॉर्ट फॉर्म में लिखना आप रिलेशंस, आप लंबा नहीं लिखते जाना। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, रघुज मदर इज़ लक्ष्मी। जो रघु है उसकी माँ है लक्ष्मी। लेकिन अब यहाँ तक हमने क्या देखा, रघु और बाबू ट्विंस है और बाबू की बहन है रीमा। तो ये तीनों तो आपस में भाई बहन हो गए, हमें नहीं पता अभी ये तीनों बहनें हैं ये तीनों भाई बहन है, लेकिन ये तीनों यहाँ पे सिबलिंग्स हो गए आपस में। उसके बाद क्या है, रघुज मदर इज़ लक्ष्मी, रघु की माँ है, तो ऊपर की तरफ जाएंगे हम, लक्ष्मी। लक्ष्मी फीमेल है क्योंकि माँ है। अगर ये रघु की माँ है, इसका मतलब ये तो बाबू की भी माँ होगी और ये तो रीमा की भी माँ होगी। तो ये यहाँ पे हम रिलेशन का नाम लिखेंगे मदर। तो ये आ गई लक्ष्मी, इनकी माँ। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, लक्ष्मी इज हस्बैंड इज राजेश। अब लक्ष्मी का हस्बैंड, हस्बैंड के लिए मैंने आपको कहा है दोनों तरफ से एरो लगा दो, तो राजेश है इसका, और राजेश आएगा पॉजिटिव। उसके बाद क्या बोल रहा है, हाउ इज राजेश रिलेटेड टू राजन। राजेश क्या लगता है राजन का, राजन कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें एक मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, राजेश की कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। राजेश के बारे में क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन में, रीमाज हस्बैंड इज राजन, रीमाज हस्बैंड। तो रीमा का जो हस्बैंड है वो है राजन, रीमाज हस्बैंड। हस्बैंड हम कैसे करते हैं, दो एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है राजन। राजन पॉजिटिव होगा क्योंकि रीमा क्या है, नेगेटिव है। तो अब जो ये यहाँ पे हमारे पास था राजेश, ठीक है, तो राजेश क्या बना फिर इन तीनों का, रघु का, बाबू का और रीमा का। ये तो इनका फादर बन गया क्योंकि लक्ष्मी इनकी माँ थी और ये उसका हस्बैंड है, तो ये इनका फादर बन गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू राजन। अब इस राजेश में और राजन में क्या रिलेशनशिप है,
लेकिन ये बोल रहा है हाउ इज़ राजेश रिलेटेड, तो राजेश की तरफ एरो जाएगा। देखो अब जो रीमा है वो राजेश की बेटी है और बेटी का हस्बैंड है ये उसकी, तो क्या बनेगा उसका, हमें बोलना है राजेश क्या लगता है राजेश का। अब हमें मतलब राजेश से ही स्टार्ट, हमें राजन से स्टार्ट करना है और राजेश की तरफ जाना है। तो ये क्या है, राजन, राजन की जो बीवी है उसका नाम है रीमा। तो रीमा उसकी बीवी है, उसका बाप, तो बीवी के बाप को हम क्या कहते हैं, उसको फादर इन लॉ कहते हैं। तो यहाँ पे एक मिसप्रिंट था, इसकी वजह से हम थोड़ा सा अटक गए थे, तो वो आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका फादर इन लॉ। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, सुनील इज द सन ऑफ केशव। तो जैसा कि हमने मेथड रखा है, यूनिवर्सल मेथड आप हमेशा बनाओ, उसी को हमेशा अप्लाई करो। सुनील है सन किसका, केशव का। तो सन की तरह नीचे जाएंगे हम, सन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम केशव और उसका सन, तो सन नीचे जाएगा, तो सन इसको साइड में लिखते हैं। वो कौन है, सुनील, SUNIL, सुनील, जो भी रखो आप, सिंबल रखो यहाँ पूरा लिखो, लेकिन आप शॉर्ट में लिखने के लिए सिंबल्स ही हमेशा यूज़ करना, ठीक है। अब यह है सन, तो सन क्या होता है, वो मेल होता है। लेकिन केशव का आपको जेंडर नहीं पता है। हालांकि केशव लड़के का नाम हो, लड़की का नाम हो, जो भी हो, आपको जेंडर इसका नहीं लिखना है जब तक वो दिया नहीं होगा क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोल रहा है, सिमरन केशव सिस्टर। सिमरन जो है वो केशव की सिस्टर है, तो मतलब सिस्टर इसके ही जनरेशन में आएगी और एरो उसकी तरफ जाएगा, तो उसको लिखेंगे हम सिमरन, SM। तो ये इसकी सिस्टर है। सिस्टर क्या होती है, फीमेल होती है। हैज़ ए सन मारुति एंड डॉटर सीता। इस सिमरन के क्या है, एक सन है इसका जिसका नाम है मारुति, तो सन जाएंगे नीचे, मारुति होगा तो मेल होगा, और इसकी एक डॉटर है, उसका नाम है सीता, तो फीमेल होगी। तो ये सन हुआ, ये डॉटर हुई। उसके बाद क्या बोल रही है, प्रेम इज द मैटरनल अंकल ऑफ मारुति। मारुति का मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल किसको कहते हैं, मामा को। तो इसकी माँ का जो भाई होगा, तो मारुति की माँ कौन है, सिमरन है, और उसका भाई, तो उसका भाई हमें अभी तक नहीं पता है कौन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्रेम इज द मैटरनल अंकल, तो प्रेम ही होगा इसकी माँ का भाई। तो यहाँ पे माँ का भाई हम लिखते हैं प्रेम, प्रेम की तरफ एरो है तो इसका होगा ब्रदर। हाउ इज सुनील रिलेटेड टू मारुति। ये बोल रहा है सुनील क्या लगता है मारुति का। देखो यहाँ पे सुनील था और यहाँ पे मारुति है, और आपस में ये क्या लगते हैं एक दूसरे के। सुनील का जो बाप है या माँ है केशव, हमें नहीं पता इसका जेंडर क्या है, हम एज्यूम कुछ भी नहीं करेंगे। उसकी जो बहन है, बाप की बहन मतलब इसकी आंट, आंट का ये बेटा है मारुति, तो आंट का बेटा क्या होता है, वो कज़न होता है। तो ये जो यहाँ पे प्रेम की इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको यूजलेस इन्फॉर्मेशन दी हुई थी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। तो बाकी आपकी इतनी ही इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये, तो इसका आंसर आएगा आपका कज़न। उसके बाद देखते हैं हम, सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण, कनिका इज द मदर ऑफ करण, मीता इज द वाइफ ऑफ करण, पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। तो यहाँ पे एक बंदा है करण, जिसके बारे में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जितने भी लोग हैं उनकी रिलेशनशिप दी हुई है करण के साथ। तो करण को हम रखते हैं बीच में और देखते हैं कहाँ कहाँ हम पहुँचते हैं। तो ये है आपका करण, या आपकी करण भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा एज्यूम कुछ भी नहीं करोगे आप। अब क्या बोल रहा है ये, सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण। तो करण से नीचे जाएंगे, एरो नीचे की तरफ, डॉटर लिखेंगे इसमें, और नीचे आएगी कौन, सुनीता। तो डॉटर है तो डॉटर तो फीमेल होगी, तो माइनस। कनिका इज द मदर ऑफ करण, करण से ऊपर एरो ले जाएंगे और मदर लिखेंगे, ऊपर कौन आएगी, कनिका, तो मदर होगी तो फीमेल होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, मीता इज द वाइफ ऑफ करण। अब करण की वाइफ है तो दोनों तरफ से एरो लिखो। अब इसकी वाइफ होगी, वाइफ किसकी होगी, जो मेल होगा, तो मतलब करण मेल है, अब हमें पता चला है कि करण मेल है, और मीता इसकी वाइफ है, तो मीता फीमेल होगी। उसके बाद पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। एक डॉटर तो इसकी ऑलरेडी दी हुई थी सुनीता, और इसकी और दो डॉटर्स दी हुई है, एक का नाम है पूनम एंड दूसरी का नाम है श्रुति, तो पूनम और श्रुति, तो ये दो भी इसकी डॉटर्स है, तो जेंडर से ये रिलेशनशिप सेम रहेगा यहाँ पे। तो अब क्या क्वेश्चन है, डेटा तो सारा आ गया। हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। ये बोला ये जो श्रुति है ये कनिका की क्या लगती है,
ऑब्वियसली आपको बोलना है श्रुति, तो श्रुति से स्टार्ट करेंगे। श्रुति का बाप है करण और करण की माँ है कनिका। तो श्रुति क्या लगती है कनिका की, तो ये तो इसकी ग्रैंड डॉटर हुई। तो मतलब इसका आंसर आएगा आपका सी, ग्रैंड डॉटर। तो ऐसे ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन बहुत इजी होता है सॉल्व करना, आपको बस ये रूल्स याद रखने हैं, बाकी आप कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व कर सकते हो इजीली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें आपका बहुत कम टाइम लग रहा है, तो आपको भी मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। जैसा कि आपको पजल्स में बहुत टाइम लगता था डेटा रीड करने में, टेबल बनाने में, यहाँ पे तो वैसा है नहीं कुछ। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारा। हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मीता आर ए पार्ट ऑफ फैमिली इन विच देयर आर टू मैरिड कपल्स। तो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है उन क्वेश्चंस के मुकाबले में। ये बोल रहा है हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मीता आर ए पार्ट ऑफ फैमिली। तो इतने लोग हैं एक फैमिली में, लेकिन उसमें क्या है, देयर आर टू मैरिड कपल्स। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सिर्फ दो मैरिड कपल्स आने चाहिए, मतलब ये वाला सिंबल जो है वो सिर्फ आप दो जगह पे यहाँ पे यूज़ करोगे। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। लता और मीता जो है वो सिबलिंग्स है। तो मतलब लता और मीता, हमें अभी तक नहीं पता है लता एंड मीता में से मेल कौन है फीमेल कौन है। कि जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, जितने भी नाम है हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मीता, सारी फीमेल्स ही नाम से पता चलती है। लेकिन मैंने कहा नाम पे नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे दो मैरिड कपल्स भी है, मतलब इनमें से कुछ मेल्स भी है। तो लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। तो अभी हमें नहीं पता है कौन भाई है कोई बहन है, या दोनों बहनें हैं या दोनों भाई हैं, तो वो हम एज्यूम नहीं करेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना एंड हैज़ ओनली वन सन मीता। तो अब ये बोल रहा है वन सन मीता। तो मीता अगर सन है तो मीता पॉजिटिव होगा, ठीक है, मतलब ये ब्रदर होगा। चाहे लता मेल हो या फीमेल हो, तो मीता इसका ब्रदर है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, श्री इज द ओनली सन इन लॉ ऑफ हीना एंड हैज़ ओनली वन सन मीता। श्री है सन इन लॉ ऑफ हीना, हीना का सन इन लॉ है श्री, लेकिन एंड हैज़ ओनली वन सन मीता। तो ये श्री के जब भी एंड बोले तो इसका मतलब श्री के बारे में बोल रहा है। अगर हु बोलता है यहाँ पे, देखो इसकी लैंग्वेज समझना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर ये बोलता हु हैज़ ओनली वन सन मीता, तो हु का मतलब होता है फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसका सेंटेंस के जब खत्म हो गया, जिसका नाम वहाँ पे है। लेकिन इसने एंड कहा है, एंड का मतलब जिससे शुरू हुआ है सेंटेंस उसके बारे में है, ठीक है। तो आप एंड और हु के बीच में ये कंफ्यूज नहीं होना, आप अच्छे से समझना है एंड कब लगेगा और हु कब लगेगा। अब क्या बोल रही है, ये जो वन सन मीता, श्री का बेटा है। श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना एंड हैज ओनली वन सन मीता। श्री का बेटा है मीता, और एक ही बेटा है श्री का। तो श्री ऊपर आएगा और उसका बेटा आएगा नीचे, तो इसको सन लिखते हैं। अब जब ये दो आपस में सिबलिंग्स है, मतलब जो लता है ये भी किसका बेटा या बेटी है, श्री की। लेकिन ये कह रहा है यहाँ पे ओनली सन, ओनली वन सन मीता। अगर श्री का एक ही बेटा है तो वो कौन है फिर, वो मीता है। उसके बाद बचती है हमारी लता। बचती क्यों है, क्योंकि अब एक ही बेटा है, दूसरी क्या होगी, बेटी होगी। तो लता है इसकी डॉटर। एक मिनट, अजान हो रही है। अब क्या था यहाँ पे कि श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना। सन इन लॉ मतलब ये खुद मेल है श्री। सन इन लॉ होने के लिए मतलब इसकी कोई तो वाइफ होगी। तो वाइफ हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें नहीं पता अभी कोई है, तो जो भी है यहाँ पे वाइफ उसके लिए हम ब्लैंक रखते हैं। और उसकी कोई फिर माँ है जिसका ये सन इन लॉ है, या उसका कोई बाप है। हीना हमें नहीं पता अभी मेल है या फीमेल है, इसे हम कुछ भी नहीं करना है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि इस पर फिर बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं एजम्पशन खुद ही करके। तो शी इज़ द सन इन लॉ ऑफ हीना आएगा, तो हीना कोई होगी ऊपर, उसकी जो बेटी होगी। यहाँ पे तो ये तो कन्फर्म है ये फीमेल है, तो हीना होगी कोई, या कोई होगा या होगी। तो उसके बाद क्या बोल रहा है ये, शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब कोई और बंदे यहाँ पे आ गए। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। लता जो है उसका ग्रैंड फादर है कोई, जिसका नाम है किरण। तो लता के ग्रैंड फादर होने के लिए क्या होना चाहिए इसको, या तो लता के बाप का बाप होगा, या तो लता की माँ का बाप होगा। तो उसके लिए इसको क्या करना है, हु इज़ द ग्रैंड फादर लता। तो ये खुद क्या है, शक्ति इज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। अब शक्ति जो है वो किरण का ओनली चाइल्ड है। देखो जो भी किरण है तो वो लता का ग्रैंडफादर है, तो उसके बीच में एक गैप है, और फिर आएगी आपकी लता। लता फीमेल है और किरण क्या है, मेल है।
तो लता की या तो इसकी माँ का बाप होगा या इसके बाप का बाप होगा। तो बीच में क्या आएगा फिर? बीच में शक्ति आएगी। अब शक्ति क्या है? ओनली चाइल्ड ऑफ किरण, मतलब इसका एक ही या बेटा है या बेटी है, वो है शक्ति। तो देखो यहाँ पे क्या हम करेंगे उसके बाद। हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता? अब जो किरण का एक ही बेटा है तो वो क्या होगा फिर? शक्ति क्या होगी? लता की। शक्ति और लता के बीच में यहाँ पे रिलेशनशिप आपको क्लियर है। अगर आप पूरा क्वेश्चन ये करते भी ना, बस इतना ही स्टेटमेंट देखते आप, लास्ट वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है कि शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण हु इज द ग्रैंडफादर ऑफ लता। हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता? आपको बोलना है शक्ति क्या लगती है लता की। यहाँ पे एक स्पेस जो हमारे पास बची हुई थी, तो उस स्पेस में हम फिल कर सकते हैं लता को। तो लता क्या, सॉरी शक्ति को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शक्ति। तो शक्ति क्या हुई? लता की। देखो श्री तो इसका बाप था, तो शक्ति उसकी बीवी होगी। तो शक्ति क्या है? लता की माँ है। तो इसका आंसर आएगा मदर। देखो ये जो किरण था ये कहाँ आएगा फिर? ये यहाँ पे आएगा, इसका हस्बैंड। ये हमें कैसे पता चला? क्वेश्चन पहले स्टेटमेंट में जाओ, जो मैंने आपका कहा था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा था एक 2 मैरिड कपल्स है। हमारे पास अभी तक तो एक ही मैरिड कपल आया था, तो 2 मैरिड कपल्स के लिए हमें ज़रूरी किरण को रखना है यहाँ पे। हिना का हस्बैंड, तो हिना मतलब वाइफ आएगी इसकी, और किरण आएगा मेल, क्योंकि ये ग्रैंडफादर है। तो 2 मैरिड कपल्स है, उसकी बिना पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे। अगर ये ना लिखा होता कि 2 मैरिड कपल्स है, तो हम कभी भी नहीं कह सकते थे ये जो किरण है ये हिना का हस्बैंड है, या ये श्री का बाप है, या ये शक्ति का बाप है। तो एज्यूम हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था 2 मैरिड कपल्स है। तो हमने 2 मैरिड कपल्स बनाने के लिए इनको आपस में शादी कर ली, किरण को और हिना को। तभी जाके हमें मिला कि इनकी बेटी है शक्ति और उसकी बेटी है लता। तो शक्ति क्या लगती है लता की? वो उसकी माँ लगती है। ठीक है। तो यहाँ पे एजम्पशन से आप खबरदार रहोगे, खुद कुछ भी नहीं एज्यूम करना है। यही इसमें सबसे अच्छी ट्रिक है, जो मैंने आपको रूल्स कहा था पहले ही। रूल नंबर 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि एजम्पशन बिल्कुल भी कुछ नहीं करनी है। इसके बाद अ मैन एंड अ वुमेन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टेबल। ये वाला भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? अ मैन एंड अ वुमेन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टेबल। अब क्या कुछ बच्चे करते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, फिर एक शानदार सा टेबल बनाएंगे, तो टेबल की ऐसे टांगे रखेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वो कहीं पे भी बैठे हो, टेबल में बैठे हो, कहीं पे नीचे बैठे हो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें उनके रिलेशनशिप से मतलब है। तो हमें क्या करना है? एक मैन है एंड एक वुमेन है। तो मैन को सपोज एम से रिप्रेजेंट करते हैं तो प्लस होगा, और एक वुमेन है उसको माइनस। ये एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, टेबल टेबल के सामने। ठीक है। मदर इन लॉ ऑफ मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन। तो मैन की मदर इन लॉ कब होगी? जब इसने शादी की होगी किसी से। तो जिससे भी इसने शादी की होगी उसकी जो माँ होगी, तो उसको हम रखेंगे नाम। यहाँ पे वुमेन 1 रखेंगे और वुमेन 2 रखेंगे, वो फीमेल होगी। उसके बाद मदर इन लॉ ऑफ मैन तो आ गई, मदर इन लॉ ऑफ वुमेन। इस वुमेन की भी कोई मदर इन लॉ होगी, तो मतलब इसने भी कहीं ना कहीं शादी की होगी, और जिससे इसने शादी की होगी ऊपर उसकी माँ होगी कोई, तो उसका हम W3 रखेंगे। वो क्या है? मदर इन लॉ ऑफ मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ वुमेन इज मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। तो देखो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये वाला सेंटेंस, इसी से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बोल रहे जो इस मैन की मदर इन लॉ है, इसकी मतलब बीवी की माँ जो है, और इस वुमेन की मदर इन लॉ, इसके हस्बैंड की जो माँ है, वो आपस में क्या लगती है? मदर एंड डॉटर। मतलब ये जो W2 है ये W3 की माँ है। तो यहाँ पे अगर एरो W3 की तरफ है तो डॉटर लिखेंगे। अब इसके बाद मदर इन लॉ ऑफ द मैन हैज़ ओनली 1 चाइल्ड। ये बोला लेकिन ये जो मैन की मदर इन लॉ है मतलब W2, इसका एक ही चाइल्ड है। तो इसका अगर एक ही चाइल्ड है, इसका चाइल्ड हमने यहाँ पे देखा कौन है? डॉटर है। तो वो W3 है। एक ही चाइल्ड है इसका मतलब इसके बगैर कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये ब्लैंक स्पेस हमने रखी थी एम की जो वाइफ थी, तो वो कौन आएगी यहाँ पे? फिर से W3 आएगी, क्योंकि इसका W2 का एक ही चाइल्ड है, तो वो W3 है। उसके बाद W3 हमें पता है वो वुमेन है, क्योंकि वो डॉटर है, तो माइनस में आएगी। और इसकी जो एम की वाइफ भी होगी तो इससे भी पता चलेगा कि ये फीमेल है। उसके बाद क्या बोल रहा है ये? हाउ इज़ द मैन रिलेटेड टू द वुमेन। अब ये जो आपस में 2 बंदे बैठे हुए हैं, ये और ये आपस में क्या लगते हैं? ये मैन इस वुमेन का क्या लगता है?
देखो अब एम है और इसकी जो बीवी है W3 जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, और ये W1 क्या है, ये W3 की डॉटर इन लॉ है, इसके बेटे की जो वाइफ है। तो मतलब ये यहाँ पे आएगी, जो W3 है इसका जो बेटा है उसकी ये वाइफ है। तो एम की क्या लगती है, ये एम का भी वो बेटा होगा, क्योंकि एम की बीवी का बेटा होगा तो खुद एम का भी बेटा होगा, तो उसकी बीवी लगती है। तो बेटे की बीवी को हम क्या कहते हैं, डॉटर इन लॉ। तो मैंने आपको कहा है आप हमेशा एरोज के साथ में रिलेशनशिप का नाम रखोगे। तो एरो कहाँ की तरफ पॉइंट कर रहा है, यहाँ सन की तरफ, तो ये होगा इसका सन। हमें बोलना है एम क्या लगता है डब्ल्यू का, तो एम से अगर हम यहाँ पे एरो ले, तो एम क्या लगता है डब्ल्यू का, एम लगता है इसका फादर इन लॉ। ठीक है, कभी कभी इसमें कन्फ्यूज हो देखो आंसर तो हमने निकाला इसमें, तो कुछ बच्चे लिखेंगे डॉटर इन लॉ, वो भी सही होगा क्योंकि डब्ल्यू तो एम की डॉटर इन लॉ है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम रिलेटेड टू वुमेन, एम और वुमेन के बीच में क्या रिलेशन है, तो इसका आंसर आएगा फादर इन लॉ। ठीक है, तो ये था आपका ब्लड रिलेशन। बहुत इजी चैप्टर है ये, सबसे ज़्यादा इजी है, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं, और आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ना ही ये फिजिक्स है, ना ही ये मैथमेटिक्स है, ना ही इसमें फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको बस जो मैंने रूल्स बताए हैं, 4 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, वो याद रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं याद रखना है। वो आपको अप्लाई करने हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन मिले वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। ओके, बाय।